हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन द इनसाइट में। यहाँ हम यूपी पीजीटी 2011 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। इस पार्ट में हम क्वेश्चन फर्स्ट से लेके क्वेश्चन 32 को देखेंगे। अब हम यदि क्वेश्चन फर्स्ट को देखें तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम टोटल सेक्रीफाइस इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट एडवर्ड, सेकंड है मार्शल एंड थर्ड है पीक्यू एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। इन ऑप्शन को देखने से पहले हम ये चीज समझते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम टोटल सेक्रीफाइस है क्या। अब हम यदि मिनिमम टोटल सेक्रीफाइस की बात करें तो वो ये चीज बताता है कि जब कोई भी जो भी टैक्स पे करता है, जो भी पर्सन जो टैक्स पे करता है उस वो टैक्स पे करने में जितना सेक्रीफाइस करता है वो सभी पर्सन के लिए बराबर हो, या फिर तो वो पुअर हो, उनका जो सेक्रीफाइस का रेशियो है वो, या फिर तो जो वेल्दी फैमिली है, वेल्दी फैमिली है, इनके सेक्रीफाइस का जो लेबर है ये बराबर होना चाहिए। इन द सेंस कि जो मार्जिनल सेक्रीफाइस है सब दोनों का, मार्जिनल सेक्रीफाइस दोनों पर्सन का, पुअर का भी जो मार्जिनल सेक्रीफाइस है वो, एंड जो वेल्दी फैमिली या फिर जो अमीर ग्रुप है उनका जो सेक्रीफाइस है वो बराबर है। तो ओवरऑल जो टोटल सेक्रीफाइस होगा, टोटल सेक्रीफाइस ये इंक्रीज करेगा और ये इकोनॉमी के लिए बेटर होगा, क्योंकि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। दोनों पर्सन जितना इनकम, मान लीजिए कि ये 10 रुपए कमा रहा है तो इस पे जो टैक्स लगेगा, जितनी उसकी मार्जिनल सेक्रीफाइस होगी ये, या फिर तो जो इसको 100 रुपीज है इसके पास, इस पे जितना टैक्स लगेगा ये, तो इस पे जो वेल्दी पीपल है इनके टैक्स जो लगेगा ये इनके इनकम के अकॉर्डिंग लगेगा। जो पुअर पीपल है उन पे जो टैक्स लगेगा इनके इनकम के अकॉर्डिंग लगेगा। तो इसका जो मार्जिनल सेक्रीफाइस होगा वो ओवरऑल जो मार्केट का जो मार्जिनल सेक्रीफाइस है उस उसके बराबर होगा। जिससे कि टोटल सेक्रीफाइस होगा वो अपने आप इंक्रीज कर जाएंगी, जो इकोनॉमी के लिए बेटर होगा। तो ये जो सेक्रीफाइस का जो प्रिंसिपल है ये तीनों ने ही एक्सप्लेन किया था अपने अपने थियरीज में। एडवर्ड्स ने भी किया था, मार्शल ने भी, पिग्यू ने भी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन फोर्थ होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब हम यदि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटली अंडर whom डज द नेशनल पॉपुलेशन कमीशन कम। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे है ऑप्शन फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड थर्ड जो है रूरल डेवलपमेंट है, फोर्थ जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे हम यदि देखें ऑप्शन की बात करें कौन सा सही होगा, तो हमारा जो ऑप्शन सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक देखने की बात है कि मे बी ये नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में पूछ देगा। जो नेशनल पॉपुलेशन कमीशन जो था, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट डेट था, एस्टेब्लिशमेंट डेट, तो इसका एस्टेब्लिश हुआ था ये 11 मई 2000 में। ठीक है, और जो इसका चेयरमैन होते हैं नेशनल पॉपुलेशन कमीशन के, मे बी वो भी पूछते कभी, चेयरमैन, तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर। ठीक है, आप इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस बनेंगे नेशनल पॉपुलेशन कमीशन से। एक फर्स्ट की जो एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है पूछ लेगा, या फिर उसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, दूसरा कि वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो आपको यहाँ पे तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम यदि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखें, क्वेश्चन थर्ड को देखें, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज a डायरेक्ट रिलेशन टू द शिफ्ट ऑफ टैक्स, and second जो है shifting of tax has a inverse relation with the elasticity of demand, and third है there is a inverse relation between the shifting of tax and elasticity of supply, and fourth है none of the above।
तो यदि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्स की यदि हम बात करें तो ये जो है इनवर्स रिलेशन शो करता है, इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब ये है कि यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यदि हाईली इलास्टिक है, यदि जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक है, तो जो बर्डन ऑफ जो टैक्सेस होंगी वो जो सेलर है उस पे पड़ेगा। और यदि जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है, यदि डिमांड जो है, यहाँ पे हम लिखे हैं डिमांड जो है वो हाईली हाईली इलास्टिक है, इलास्टिक है, तो जो बर्डन होगा, जो बर्डन ऑफ टैक्स जो होगा वो सेलर पे करेगा। बिकॉज क्योंकि वो हाईली इलास्टिक है, वो जो हाईली इलास्टिक है इसका मतलब ये कि कंज्यूमर जो है उस कमोडिटी से किसी दूसरे कमोडिटी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और वहीं यदि डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक है, इलास्टिक है, तो बर्डन ऑफ जो टैक्स होगा, बर्डन ऑफ टैक्स जो होगा वो बायर पे करेगा, बायर पे करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे इलास्टिसिटी या फिर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स हो रहा है, तो बॉर्डर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो उसके अपोजिट शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे सेकेंड वाला शिफ्टिंग ऑफ टैक्स एज ए इनवर्स रिलेशन विद द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 4 को देखें। इफ वन टाइम टैक्स इज इम्पोज ऑन द प्रोडक्ट, देन द अमाउंट ऑफ दिस टैक्स, यदि वन टाइम टैक्स यदि इम्पोज किया जाता है तो अमाउंट ऑफ इस टैक्स को क्या किया जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट कंप्लीटली शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स इज पॉसिबल, क्या कंप्लीटली शिफ्टिंग ऑफ टैक्स पॉसिबल है। सेकेंड जो है पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ टैक्स इज पॉसिबल, एंड थर्ड जो है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स इज नॉट पॉसिबल, एंड फोर्थ जो है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स इज पॉसिबल। ठीक है, यदि हम एक बात करें यहाँ पे वन टाइम टैक्स लगा है, वन टाइम टैक्स इन द सेंस की जो टैक्स जो है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता, ये ओनली वन टाइम ही लगा है। इसे बार बार या फिर सेकेंड टाइम यदि इसे अलग से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टैक्स को एक तरह से हम यहाँ पे दे सकते हैं जब इनकम टैक्स लगता है, इनकम टैक्स, या फिर यूँ कह ले कि पूरा ओवरऑल जो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स वो किसी भी पर्टिकुलर किसी चीज पे लगता है या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के इनकम पे लगता है, तो वहां पे जो टैक्स होती है उसे हम फॉरवर्ड शिफ्ट नहीं कर सकते, फॉरवर्ड शिफ्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो टैक्सेस होती हैं वो वन टाइम टैक्सेस होती हैं। ठीक है, अब यदि हम यहीं पे इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करें, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होती है उन्हें हम फॉरवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यदि कोई भी चिप्स या फिर किसी चीज का भी यदि रैपर या फिर उठा के आप पीछे देखिएगा, वहां पे लिखा रहता है कि ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडेड, इन द सेंस कि जितने भी पर्सन टू पर्सन वो हैंड टू हैंड मान लीजिए जो प्रोड्यूसर उस चिप्स को बनाया है वहां पे जो टैक्स लगा है, एंड देन जो होलसेलर है उस पे जो टैक्सेस है वो एक ही बार सबका इंक्लूड करके वहां पे प्रिंटेड रहता है, जो उसका बर्डन होता है वो बायर पे करता है। ठीक है, तो वहां पे जो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स है वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग रहता है। लेकिन यदि जो डायरेक्ट टैक्स है वहां पे, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो एक बार जब लग जाता है, वो डायरेक्ट टैक्स किसी एक इंडिविजुअल पे ही लगता है, या फिर उसके इनकम पे लगे या फिर किसी भी चीज पे लगे। ठीक है, तो उसे जो है क्या है, उसे हम किसी दूसरे पर्सन पे या फिर किसी दूसरे व्यक्ति पे उस बर्डन को हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड जो है वो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स इज नॉट पॉसिबल, ये करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, देन द टैक्स बर्डन। तो यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से, तो बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो कौन बेयर करेगा। फर्स्ट विल बी हायर ऑन द बायर, बायर पे ज्यादा होगा। सेकेंड जो है विल बी मोर ऑन द सेलर, सेलर पे ज्यादा होगा।
एंड थर्ड है विल बी इक्वल ऑन बोथ, एंड फोर्थ है विल बी ऑन द सेलर ओनली। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे देखें, पहले हम समझते हैं देन उसके ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन, ठीक है, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। इसका मतलब ये है, यदि हम यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, बायर की। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करें तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेलर की। ठीक है, तो यदि इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी वैसे शो क्या करता है कि आप किसी चीज को रिस्पॉन्स में कितने ज्यादा इलास्टिक है, इस चीज को कैसे आप, वो कितना, यदि प्राइस बढ़ रही है तो आप कितने कंफर्टेबली उसके साथ मूव कर रहे हैं, ये शो करता है इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे यदि कह रहा है कि लेस इलास्टिक है, इसका मतलब है कि जैसे प्राइस यदि वो बढ़ भी रहा है तो जो बर्डन है वो बढ़े हुए प्राइस का इन द फॉर्म ऑफ टैक्स के रूप में, तो जो बायर जो है वो प्राइस यदि इंक्रीज भी कर रही है तो वो हट नहीं रहा है, वो उसे खरीद रहा है। इसका मतलब है कि जो बायर है बढ़े हुए प्राइस को पे कर रहा है, तो पे कर रहा है तो यहाँ पे जो बर्डन होगा, बर्डन बर्डन होगा उसका बियर कौन करेगा, वो बायर करेगा। बर्डन ऑफ टैक्सेस जो होगा, बर्डन ऑफ टैक्सेस जो होगा वो बायर पे करेगा, बायर पे करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सेलर जो है वो, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल देखिए, तो जो सेलर है वो हाईली इलास्टिक है। जैसे ही टैक्स के रूप में फॉर्म आएगा ये अपना जो प्रोडक्शन है वो कम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा विल बी हायर ऑन द बायर। इलास्टिसिटी यदि कम है तो जो टैक्स का बर्डन होगा वो बायर पे करेगा, ना कि सेलर पे करेगा। ठीक है, अब हम यदि यहाँ पे देखें क्वेश्चन 6 को, द मैक्सिमम इंक्रीज इन द प्राइस ड्यू टू टैक्सेशन विल अकर व्हेन द कमोडिटी प्रोडक्शन। यहाँ पे कह रहा है द मिनिमम इंक्रीज इन द प्राइस ड्यू टू टैक्सेशन, टैक्सेशन के द्वारा यदि प्राइस इंक्रीज होती है तब उसका जो बर्डन, जो व्हेन द कमोडिटी प्रोडक्शन के टाइम पे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, अकरिंग इन द केस ऑफ फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में जो मैक्सिमम इंक्रीज इन प्राइस होगा ड्यू टू टैक्सेशन की वजह से, या फिर सेकेंड जो है अकरिंग इन केस ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, एंड थर्ड यहाँ पे जो ऑप्शन है अकरिंग इन केस ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। डिमिनिशिंग कॉस्ट पे क्या अकर होगा, मतलब मैक्सिमम प्राइस होगा उसका, या फिर फोर्थ है इन केस ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग, क्या वेरिएबल कॉस्टिंग के समय उसकी जो प्राइस होंगी वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, अकरिंग इन केस ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट के टाइम पे जो क्या होगा, जो प्राइस जो होगी वो उसका मैक्सिमम रहेगा रहेगा ड्यू टू टैक्सेशन की वजह से। ठीक है, अब हम यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है इन चारों में से। तो फर्स्ट है यहाँ पे, देयर शुड बी अ पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के सिचुएशन पे क्या है कि सरप्लस बजट रहता है। एंड सेकेंड है, टू काउंटर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन विद द कंपनसेटरी फिजिकल पॉलिसी, कंपनसेटरी फिजिकल पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लेशन को काउंटर किया जा सकता है। एंड थर्ड है, टू काउंटर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ करेंसी कॉन्ट्रैक्शन बाय कंपनसेटरी फिजिकल पॉलिसी। कंपनसेटरी फिजिकल पॉलिसी के द्वारा जो, जिसे हिंदी में हम आपने सुना होगा मुद्रा संकुचन कहते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। तो यदि हम इस स्टेटमेंट को एक एक को हम यदि एनालिसिस करें तो हमें ये पता चलता है कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। क्योंकि यदि यहाँ पे फर्स्ट है, देयर शुड बी अ पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के सिचुएशन पे जो बजट होती है वो सरप्लस बजट होती है। ठीक है, तो शुड भी होनी चाहिए, सरप्लस बजट की पॉलिसी होनी चाहिए। वो इसलिए ये कह रहे हैं सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन के टाइम पे
होगा ये कि जो इन्फ्लेशन जब रहता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट करती ये है कि फर्स्ट टैक्सेस लगा देती है, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर ज्यादा है, तो टैक्सेस इंक्रीज कर देगी। और जब टैक्सेस इंक्रीज करे तो गवर्नमेंट की क्या है, रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगी, हमारा जो बजट है वो सरप्लस होगा, सरप्लस होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड है, सेकंड कहना से टू काउंटर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन थ्रू द कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी। यदि इन्फ्लेशन को कम करना है तो गवर्नमेंट को कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करना होगा, तो ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। एंड थर्ड जो है टू काउंटर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ करेंसी कंट्रैक्शन बाय द कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फोर्थ होगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 8, तो यहाँ पे है द थियरम ऑफ बीडी इज रिलेटेड टू। बीडी का जो थियरम है वो किससे रिलेटेड है, तो बीडी का जो थियरम है वो रिलेटेड है, यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेट, सेकेंड जो ऑप्शन है वो है फ्रॉम द बर्डन ऑफ पब्लिक डेट, फ्रॉम द बर्डन ऑफ पब्लिक डेट, थर्ड जो है फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, एंड फोर्थ है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेट। ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे यदि इस थियरम की बात करें, तो ये जो थियरम है वो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकेंड फ्रॉम द बर्डन ऑफ पब्लिक डेट से रिलेटेड है। और इस जो बीडी जो थियरम है उसको दिया था इन्होंने बॉन डेविस एंड कैप। इन तीनों इकोनॉमिक्स ने बीडी या फिर फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यू बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट की बात की थी, और उसी में इन्होंने बीडी थियरम को दिया था। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं जो हम फ्रिक्वेंटली जिन चीजों को हम देखते नहीं हैं। ठीक है। तो ये थियरम जो है ना मेरे लिए भी नया था, ये बीडी इज रिलेटेड टू। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 है अमॉन्ग द एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, द इकोनॉमिस्ट हु डू नॉट कंसीडर द पब्लिक डेब्ट एज ए बर्डन। इन चारों में से, या फिर इन तीन तीन ही नाम दिया है यहाँ पे, तो ऑल ऑफ दीज है। ठीक है। तो इसमें से जो पब्लिक डेब्ट को बर्डन के रूप में किसने नहीं ध्यान दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका जो थर्ड जो है माल्थस, उन्होंने पब्लिक डेब्ट को एज ए बर्डन रिकॉग्नाइज नहीं किया था। ठीक है। इनके अनुसार है कि जैसे ही पब्लिक डेब्ट यदि इंक्रीज होती है, पब्लिक डेब्ट यदि इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग, देन देन जो ओवरऑल जो पब्लिक ग्रोथ है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये जो पब्लिक डेब्ट को एज ए बर्डन कभी नहीं कंसीडर किया मार्क्स। उन्होंने ये चीज किया है कि यदि पब्लिक डेब्ट इंक्रीज कर रही है तो उसके साथ ही जो पब्लिक ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हो जा रही है। क्योंकि जब हम डेब्ट ले रहे हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे ही करेंगे, तो एक तरह से पब्लिक डेब्ट तो है, लेकिन वो एज ए बर्डन कंसीडर नहीं किया है, उन्होंने एज ए ग्रोथ कंसीडर किया है। ठीक है। अब हम यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैड करेंसी ड्राइव आउट द करेंसी आउट ऑफ सर्कुलेशन, दिस रूल इज कॉल्ड। जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। ये जो रूल था या फिर ये जो स्टेटमेंट था वो किससे रिलेटेड है, तो फर्स्ट है यहाँ पे गॉसिन्स लॉ, सेकेंड है ग्रेसम्स लॉ, एंड थर्ड जो है ग्वांस लॉ, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज पता होगा कि जो ग्रेसम्स थे, इसे यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन होगा, ग्रेसम्स लॉ कहते हैं। जो ग्रेसम्स थे वो एक तो ब्रिटिश, यहाँ पे याद रखने वाले वो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे, और रानी एलिजाबेथ के वो इकोनॉमिक एडवाइजर थे।
उन्हीं के टाइम पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, बैड करेंसी ड्राइव आउट द गुड करेंसी आउट ऑफ सर्कुलेशन, कि जो बैड करेंसी होती है वो अच्छी मुद्रा को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। बेसिकली पीजीटी के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, मतलब स्टेटमेंट्स वाले, तो आप इन सब स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इन ए फिशर इक्वेशन एम वी प्लस एम डैश वी डैश, यहाँ पे एम स्टैंड फॉर, यहाँ पे एम क्या स्टैंड करता है? फर्स्ट है लीगल मनी, सेकेंड है क्रेडिट मनी, एंड थर्ड जो है बोथ ऑफ द एबव, या फिर लीगल मनी एंड क्रेडिट मनी की बात कर रहे हैं, एंड थर्ड फोर्थ जो है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपने यदि फिशर की इक्वेशन को यदि आपको याद होगा, तो यहाँ पे फिशर का इक्वेशन क्या रहता है? पी टी इक्वल टू एम वी। ठीक है, ये ओरिजिनल फिशर का इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे ये पी जो है ये प्राइस है, टी जो है वो ट्रांजैक्शन जो है, एम जो है ये मनी सप्लाई को शो करता है, मनी सप्लाई, वी जो है यहाँ पे ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे पी टी इक्वल टू एम वी जो है ये ओरिजिनल है। ये एक तरह से यम जो यहाँ पे जो मनी सप्लाई की बात की गई है, ये इसमें जो है अभी क्रेडिट क्रिएशन वाली जो मनी है वो इंक्लूडेड नहीं है। मनी जो लीगली जो इनकम है या फिर जो लीगल मनी है वो मनी उतनी ही इंक्लूडेड है। अब हम यदि यहाँ पे एम डैश एंड वी डैश को इंक्लूड कर देंगे, तो यहाँ पे ये एम डैश एंड वी डैश यहाँ पे क्रेडिट मनी होगा, यहाँ पे वेलोसिटी भी होगी, यहाँ पे क्रेडिटेड वेलोसिटी होगी। ये जो एम है वो लीगल मनी है, लीगल मनी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑप्शन होगा एम स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा लीगल मनी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। नेशनल फार्मर पॉलिसी वाज अनाउंस, जो नेशनल फार्मर पॉलिसी है वो कब अनाउंस किया गया था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट ऑन द नवंबर 2007, एंड सेकेंड जो है ऑन द नवंबर 2009, एंड थर्ड जो है ऑन द नवंबर 2005, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखनी ये है कि नेशनल फार्मर पॉलिसी है वो कब अनाउंस किया गया था। तो जो अनाउंसमेंट का जो डेट था, अनाउंसमेंट का जो डेट था वो था फर्स्ट ऑन द नवंबर 2007 में। नवंबर 2007 में ये अनाउंस किया गया था नेशनल नेशनल फार्मर पॉलिसी को। और जो इसके चेयरमैन जो थे, चेयरमैन वो एम एस स्वामीनाथन थे, स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये कभी पूछ देगा कि नेशनल फार्मर पॉलिसी के जब अनाउंस किया था तो उसके चेयरमैन कौन थे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एम एस स्वामीनाथन जो थे वो उसके चेयरमैन थे नेशनल फार्मर पॉलिसी के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विथ रेफरेंस ऑफ द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी के रेफरेंस से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इन चारों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है फीसर कंसीडर ओनली द डिमांड साइड ऑफ मनी, एंड सेकेंड है मार्शल कंसीडर ओनली द सप्लाई साइड ऑफ मनी, एंड थर्ड जो है फीसर कंसीडर बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड ऑफ मनी, और यहाँ पे फोर्थ जो है मार्शल कंसीडर बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड ऑफ मनी।
तो यदि हम इन चारों की बात करें तो यहाँ पे एक चीज यदि आपने पढ़ा होगा, क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी या फिर क्लासिकल थियरी ऑफ मनी, तो आपको ये चीज क्लियर होगा कि जो फीचर का जो क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी था, क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी तो उन्होंने ओनली जो क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी में उन्होंने जो इंक्लूड किया था, तो मनी को वो ओनली ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए मानते थे। मनी ओनली फॉर ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन पर्पस, ठीक है। और यही पे जो मार्शल थे, मार्शल कंसीडर बोथ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मनी, ठीक है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है यहाँ पे ये करेक्ट है। यहाँ पे जो फीचर कंसीडर ओनली डिमांड साइड ऑफ मनी या फिर ये तीनों जो ऑप्शन है ये गलत है। ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट है 13 नंबर वाला का। अब यदि हम 14 नंबर का क्वेश्चन देखें, इफ देयर इज ए राइज इन द प्राइस अलोंग विद द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ ही यदि प्राइस बढ़ती है, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड, तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट स्टैगफ्लेशन, सेकंड है मनी डिफ्लेशन एंड थर्ड है डिफ्लेशन ऑफ मनी एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे यदि आपने इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या फिर स्टैगफ्लेशन की बात पढ़ी होगी तो आपको ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि प्राइस के साथ जो प्राइस इंक्रीज कर रही है उसके करस्पॉन्डिंग यदि अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है, तो ये सिचुएशन आया था पूरे वर्ल्ड में 1970s के टाइम पे, ठीक है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था जब प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट, यदि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मॉनेटरीज जो थे वो इसी का विरोध करने लगे इकोनॉमिक्स केन्सियन के इरा के बाद से, कि केन्स का ये था कि जो प्राइस है वो इंक्रीज करती है पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मतलब जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज होता जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट के मतलब करस्पॉन्डिंग नहीं होता है, एक बढ़ता है तो एक घटता है, क्योंकि फिलिप्स का उसी टाइम का था। लेकिन हुआ ये कि पूरे वर्ल्ड में प्राइस मतलब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों साथ साथ में होने लगा। देन मोनेटरिस्ट का मतलब उदय हुआ था, वो लोग इसके बारे में सोल्यूशन कि ये हम लोग कभी थियरीज जब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी के लिए इस देयर इज प्राइस अलोंग विद अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फर्स्ट स्टैगफ्लेशन ये करेक्ट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, the axis between actual aggregate demand and desired aggregate demand is called। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेस बिटवीन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड और डिजायर एग्रीगेट डिमांड की जो एक्सेस होती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है एक्सेस डिमांड कहते हैं, या फिर सेकंड जो है लैक ऑफ डिमांड कहते हैं, एंड थर्ड जो है यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, या फिर फोर्थ है डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो हम एक चीज देखें कि जो एक्चुअल डिमांड है, एक्चुअल यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को मैं शॉर्ट फॉर्म में ए लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो डिजायर डिजायर एग्रीगेट डिमांड इसको दे दिया, ठीक है। एक्चुअल में कितनी डिमांड है ये, और जो कितनी डिजायरेबल है मतलब कितनी डिमांड की जरूरत है, और एक्चुअली में कितनी डिमांड हो गई है प्रेजेंट टाइम में, किसी भी प्रेजेंट टाइम में यदि एक्चुअली में जो डिमांड है एग्रीगेट डिमांड ये ग्रेटर देन है जितनी डिजायर है एग्रीगेट डिमांड की, तो एक्चुअली में यदि जब डिमांड यदि इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यदि डिमांड यदि इंक्रीज हो रही है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी, इसकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी, और प्राइस इंक्रीज होगी तो ओवरऑल इसके करस्पॉन्डिंग यदि ओवरऑल प्राइस इंक्रीज हो गई है लेकिन सप्लाई जो है प्रेजेंट टाइम में जितनी डिजायर एग्रीगेट डिमांड है उसके बराबर तो सप्लाई हो किया, डिजायर के लिए तो सप्लाई किया लेकिन एक्चुअली में तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई है,
तो सप्लाई क्या है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर डिमांड के लिए सप्लाई शॉर्टेज है, तो एक तरह से ये इन्फ्लेशन क्रिएट कर देगा। और ये जो गैप होगा ना एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड और डिजायर एग्रीगेट डिमांड के बीच में, तो ये इन्फ्लेशनरी गैप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये किंग्स का कॉन्सेप्ट है, तो आप जब थियरीज पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सही है। और यदि हम क्वेश्चन 16 की बात करें, फिलिप्स कर एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिलेशन। फिलिप्स कर्व जो है वो किस रिलेशनशिप की बात करता है? अभी हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि जो थोड़ा सा मतलब बताया था मैंने कि फिलिप्स कर्व जो है ना वो रिलेशनशिप शो करता है फिलिप्स कर्व। ठीक है, ये रिलेशनशिप शो करता है आपका, यदि हम इसकी ग्राफ ड्रॉ करें फिलिप्स कर्व पे, तो यहाँ पे ये इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, यदि ये यू पॉइंट पर्टिकुलर है, यहाँ पे पी है, तो यदि इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, यदि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि ये शो करता है कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये किसके रिलेशन फॉलोइंग किसके रिलेशनशिप को ये शो करता है? अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के रिलेशनशिप को। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट बेस्ड ऑन, इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो किस पे बेस्ड नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है, डिफरेंस इन द कंपैरेटिव कॉस्ट, एंड सेकेंड जो है डिवीजन ऑफ लेबर, एंड थर्ड जो है लेबर मोबिलिटी पे, एंड फोर्थ जो है डिफरेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसमें पूछा है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो किस पे बेस्ड नहीं होता है। यदि हम पहले ये देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो किस पे बेस्ड होता है, देन तो हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे या फिर छांट लेंगे कि किस पे बेस्ड नहीं है। तो यदि हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड को यदि हम देखें तो ये किस पे बेस्ड होता है नॉर्मली। यदि एक कंट्री के पास रिसोर्सेज अलग हैं दूसरे कंट्री से, तो वो एक दूसरे से ट्रेड करेंगे क्योंकि उन्हें रिसोर्सेज की जरूरत है। तो यदि हम यहाँ पे देखें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ये मेन फैक्टर है इंटरनेशनल ट्रेड का। दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर भी इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कि किस स्किल के पर्टिकुलर किस लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो वो ट्रेड करते हैं लेबर का एक कंट्री से दूसरे जगह। डिफरेंस इन द कंपैरेटिव कॉस्ट, यदि आपने थियरी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कंपैरेटिव कॉस्ट वाली थियरी इंटरनेशनल में हमारी है ही है। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कंपैरेटिव कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम एक बात देखें, यहाँ पे लेबर मोबिलिटी, हमारा लेबर कितना मोबाइल है, इस बात पे जो है इंटरनेशनल ट्रेड, जे यदि आपने देखा होगा एडम स्मिथ की जो थियरी है एब्सोल्यूट कॉस्ट थियरी इंटरनेशनल में, तो जो वहां पे हमने देखा था तब भी तो लेबर मोबाइल नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी इंटरनेशनल ट्रेड हो रही थी एब्सोल्यूट बेसिस पे। तो लेबर मोबिलिटी कभी भी फैक्टर नहीं होता है किसी भी ट्रेड क्रिएशन के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है नॉट बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक इज कॉल्ड। इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एंड सेकेंड है इंटरनेशनल बैंक, थर्ड है IMF, एंड फोर्थ है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो यदि आपने IBRD का नाम सुना होगा, ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत इजीली कैप्चर कर जाएगा कि ये किसका मतलब किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो यदि आपने वर्ल्ड बैंक ग्रुप का नाम सुना होगा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जिसके अंतर्गत आता है, फर्स्ट है IBRD, ठीक है, एंड जो सेकेंड है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, एंड थर्ड जो है यहाँ पे आता है मीगा। ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ये पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में आया था। मीगा मल्टीलिटरल गारंटी एजेंसी कुछ करके है, मल्टीलिटरल इंटरनेशनल गारंटी एजेंसी है। ठीक है, मैं प्रोनाउंस ढंग से नहीं कर पाई यहाँ पे। एंड जो ये इसके आगे वाला जो है फोर्थ नंबर का जो है ICSID है। ठीक है, एंड एक और है इसमें IFC। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर को शायद फंड प्रोवाइड करती है। तो यदि आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते होंगे, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक जो है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट डेट था वो 1949 है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन वाशिंगटन DC है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेक्सरोलियन प्रिंसिपल द रॉन्ग स्टेटमेंट इज। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है हेक्सरोलियन के प्रिंसिपल में? तो फर्स्ट है रिसोर्स इंटेंसिटी इन्वर्जन इज डिजायरेबल, एंड सेकेंड जो है डिफरेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ डिफरेंट कंट्री, एंड थर्ड जो है सिमिलरिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन फॉर ए सिंगल प्रोडक्ट इन डिफरेंट कंट्री, एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे फर्स्ट हम ये चीज करते हैं कि जो हेक्सोरोलियन के कौन कौन से एजम्पशन है उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा अपने आप ही हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यदि हम हेक्सोरोलियन की एजम्पशन की बात करें, एजम्पशन, तो यहाँ पे उनका फर्स्ट जो एजम्पशन था, उन्होंने 2 into 2 मॉडल को प्रोवाइड किया था। और फर्स्ट जो है इसमें टू का मतलब होता है टू गुड टू कंट्री एंड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एंड इसके आगे जो उनका सेकंड था, उन्होंने फ्री ट्रेड की बात की थी, फ्री ट्रेड, एंड थर्ड जो है ये परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन एंड both the marketing, both the market, factor market and labor market,
कैपिटल मार्केट, मार्केट एंड सिमिलर थिंग। यहाँ पे ये वाला है थर्ड जो है आप ना, सिमिलरिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट इन ए डिफरेंट कंट्री, ठीक है। एंड उनका दूसरा एजम्पशन है डिफरेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन ए डिफरेंट कंट्री, तभी तो इंटरनेशनल ट्रेड हो पाएगा, डिफरेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन ए डिफरेंट कंट्री। यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है, जो रिसोर्स इंटेंसिटी इन्वर्जन इज ए डिजायरेबल, ये इनका एजम्पशन नहीं है, तो यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट फर्स्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटेड टू, जो ग्रोथ ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अमर्त्य सेन, सेकेंड है जगदीश भगवती एंड थर्ड है गुरनर मैंडोल एंड फोर्थ है फ्रेडरिक लिस्ट। तो यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ पॉवर्टी है वो जगदीश भगवती से रिलेटेड है। इनके अनुसार जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है यदि अनफेवरेबल होती है तो ओवरऑल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 21, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वाज डेवलप्ड बाय, जो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो किसने डेवलप किया था, तो फर्स्ट है डेविड रिकार्डो एंड सेकेंड है एडम स्मिथ एंड थर्ड है पॉल सॉमुएल्सन एंड फोर्थ है अल्फ्रेड मार्शल। तो यदि आपने मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसके जो डेवलपर हैं या फिर डेवलप किए थे वो अल्फ्रेड मार्शल हैं, अल्फ्रेड मार्शल। यहाँ पे ऑप्शन जो फोर्थ है वो करेक्ट होगा। और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का ये चीज होता है, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मार्जिनल यूटिलिटी का, तो मार्जिनल यूटिलिटी ये बताते हैं यदि पर यूनिट कंजप्शन कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी का, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी ओवरऑल टोटल यूटिलिटी है, यदि पर यूनिट हम बढ़ा रहे हैं अपने कंजप्शन को, तो ओवरऑल जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड आर एक्सप्रेशन, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड को किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट स्लैश क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड सेकेंड जो है प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट एंड थर्ड जो है डिमांड फॉर इंपोर्ट डिवाइडेड बाय डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड फोर्थ है नन ऑफ दी एबव। तो अब यहाँ पे हम एक चीज देखें, यहाँ पे हम इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड के पहले ये चीज देखते हैं इसका फार्मूला क्या है, दूसरा चीज ये देखेंगे कि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया किसने है, जो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका फार्मूला क्या है। तो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का फार्मूला होता है पी एक्स इंटू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एम, where Px is equal to price of export and Pm is equal to price of import, price of import एंड यहाँ पे जो Qx है वो है क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, और इसे दिया था जे एस डॉरेंस में, ठीक है। तो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड से रिलेटेड यही दो क्वेश्चन आते हैं कि एक उसका फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए और ये चीज क्लियर होनी चाहिए किसने दिया था। तो यदि हम इन चारों ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट भी हमारा नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे है
क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, और वहाँ पे जो फार्मूला है उससे मैच नहीं कर रहा है, सेकेंड भी नहीं कर रहा है, थर्ड भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा फोर्थ, नन ऑफ एबव, ये सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 पे देखें। इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड आर डिटरमाइंड, इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो डिटरमाइन होता है, फर्स्ट है थ्रू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा, सेकेंड है बाय ऑफर कर्व के द्वारा, एंड थर्ड है बाय कंपनसेटरी डिमांड के द्वारा, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। इन मतलब तीनों के द्वारा है। तो यदि हम इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ थ्रेड की बात करें, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है थ्रू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा भी हम इक्विलिब्रियम के लेवल को अटेन करते हैं, ऑफर कर्व में भी हम इक्विलिब्रियम देखते हैं, कंपनसेटरी डिमांड में भी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फोर्थ है ये करेक्ट होगा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें तो हमारा क्वेश्चन 24 है द एक्ट ऑफ डिवेल्युएशन। जो एक्ट ऑफ डिवेल्युएशन है वो क्या करता है, यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एंड सेकेंड है इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एंड थर्ड प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट, एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे यदि हम डिवेल्युएशन के कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, देन उसके बाद से हम उसके ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सा सही है। ठीक है, तो यदि हम डिवेल्युएशन की बात करें, डिवेल्युएशन, ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज है, 50 रुपीज है इंडियन करेंसी में। तो यदि गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने करेंसी का डिवेल्युएशन कर देती है, यदि डिवेल्युएशन करेगी तो होगा ये कि यदि $1 इज इक्वल टू हो जाएगा 60 रुपीज। ठीक है, तो अभी क्या था कि पहले हम किसी गुड्स को परचेज करते थे, उसके बदले में यदि $1 देना होता था तो हम 50 रुपए उसको पे, मतलब दूसरे कंट्री को पे कर देते थे। लेकिन अभी क्या है कि $1 इज इक्वल टू हम हमें 60 रुपए देना पड़ेगा। $1 की यदि कोई सामान लेते हैं तो हम 60 रुपए पे करेंगे। तो यहाँ पे होगा ये कि जो हमारा पहले हम जो इम्पोर्ट करते थे, हमारा इम्पोर्ट जो था वो पहले चीप था, पहले चीप था। ठीक है, अभी क्या होगा, डिवेल्युएशन की वजह से, डिवेल्युएशन की वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट है, सॉरी हमारा जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट जो है वो कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, कॉस्टली हो जाएगा। तो ये होगा ये कि जब हमारा इम्पोर्ट जो है वो कॉस्टली हो जाएगा, और दूसरी बात ये देख रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ करेंसी है, जो डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है, पहले $1 इज इक्वल टू 50 रुपए था, वो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अभी क्या है, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज पे करना हो रहा है। तो जो वैल्यू ऑफ करेंसी है, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो है, डोमेस्टिक करेंसी, ये क्या है कि ये डिक्रीज कर चुकी है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहले $1 इज इक्वल टू 50 रुपए था, अभी क्या है, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। तो जो पहले वैल्यू थी करेंसी हमारे रुपीज की, वो ज्यादा थी एज कंपेरिजन टू जो हम डिवेल्युएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, डिवेल्युएशन की वजह से जो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। होप आपको इस वीडियो में जो भी हमने बताया वो क्लियर होगा। इन केस यदि आपको कहीं भी डाउट है अभी तक 1 से लेकर 24 तक के क्वेश्चंस में, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसके आंसर प्रोवाइड करेंगे या फिर उसके बारे में अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपनी को लर्नर के साथ शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।